सबसे पहले तो एक एफपीवी ड्रोन मुझे खुद बिल्ड करना है, तो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मेरे पास होने चाहिए ताकि एक मैं बिना किसी टेंशन के एफपीवी ड्रोन बना पाऊं। तो लेट से मार्क 5 की बात करें। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है और इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप ईएससी और फ्लाइट कंट्रोलर अलग अलग लोगे ना, तो यूजुअली वो महंगा ही पड़ता है। लाइक अगर आप O4 लगाना चाहते हो, O3 भी लगाना चाहते हो, नॉर्मल एनालॉग कैमरा लगाना चाहते हो। वो बन भी गया और उसके बाद मैंने ड्रोन उड़ाया भी और तीसरे दिन क्रैश कर दिया। क्या बात। तो आपका स्वागत है लेट्स टॉक आरसी के एक और एपिसोड में, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उत्कर्ष वर्मा AK वुप मास्टर, और मेरे साथ हैं आज आरसी एविएटर्स AK सौरभ भाई, और है मेरे साथ गेट सेट FPV AK विशाल। आई थिंक उत्कर्ष भाई के बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो पर्सनल FPV की जर्नी थी वो उत्कर्ष भाई के साथ ही शुरू हुई थी। मेरे को जब पहला अपना ड्रोन बनाना था तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था, ड्रोन कैसे बनेगा, कौन से पार्ट्स लगेंगे, कब बनाना है, कैसे बनाना है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था। मैंने इनको रैंडमली व्हाट्सएप पे पिंग किया था कि यार उत्कर्ष भाई आपका नंबर मुझे कहीं से तो मिला है और मुझे ड्रोन बनाना है, तो बना दोगे क्या? उत्कर्ष भाई वाज लाइक कि अरे अरे चलो कल तुम इस टाइम आ जाओ। मतलब फॉर्चुनेटली मैं वहां पहुंच भी गया उस टाइम पे। आई थिंक 2 से 3 घंटे लगे होंगे अपने को ड्रोन बनाने में, वो बन भी गया और उसके बाद मैंने ड्रोन उड़ाया भी और तीसरे दिन क्रैश कर दिया। हाँ सौरभ भाई हाँ। वाज लाइक कि वो अनब्रेकेबल वाला ड्रोन बनाते हैं, वो दूसरे दिन टूट गया यार। तो ऐसा आई थिंक क्रैशेस आर नॉर्मल इन FPV। तो वो आई थिंक एक ज्ञान है जो मेरे को 2-3 दिनों में समझ गया था कि हाँ। उसके बाद तो आज है जो है। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन सेंस कि हम लोग FPV ड्रोन्स कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा फोकस करेंगे। तो अगर आप ड्रोन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर आप आरसी कंटेंट के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और लिंक में मैंने सौरभ भाई के, विशाल भाई के और उत्कर्ष भाई के जो इंस्टाग्राम चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, उनका भी लिंक डाल दिया है, तो जाके उनको भी जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मेरा पहला सवाल ये है उत्कर्ष भाई आपसे, कितना बताइए। मुश्किल होता है एक FPV ड्रोन बनाना? एक FPV ड्रोन बनाना कितना डिफिकल्ट होता है अगर मैं बिगिनर हूं तो? तो देखो, इसका इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। अगर आप ड्रोन बनाना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है और आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इंटरनेट पे देख के कहाँ से शुरुआत करी है। हम्म। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए एक नॉर्मल, जैसा कि आपके पीछे एक लाल प्रोपेलर वाला ड्रोन दिख रहा है, वो हम्म। आपने देखा पहली बार और आपने सोचा कि उसको बनाना चाहिए, तो उसको हम्म। बनाना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली, बिकॉज थोड़ा ओपन फ्रेम होता है। उसके अंदर जो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है, थोड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़े से बड़े मोटर्स होते हैं, और हम्म। उनको कनेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ठीक ठाक सोल्डरिंग आती है तो आप मैनेज कर लोगे। हम लोगों ने ओके। बहुत सारे लोगों से ऐसा फीडबैक भी लिया है जो लोग कहते हैं कि 5 इंच वाले प्रोपेलर वाला ड्रोन बनाने में बहुत ईजी पड़ता है और पार्ट्स भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं। पर ओके। अगर गलती से आपने कहीं कोई ऐसा ड्रोन देख लिया है जो जिसके चारों तरफ लाइटें हैं, गोले जैसा है, उड़न तश्तरी जैसा उड़ रहा है, तो वैसे ड्रोन बनाने में सबसे पहली दिक्कत आपको आएगी कि उसके पार्ट जल्दी मिलेंगे नहीं। तो तो आप सिने बोल रहे हैं सिनेवुक ड्रोन को बनाना थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा होता है। ज्यादा, थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट होता है। क्योंकि इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही बोर्ड पे होती है। अब अगर सब कुछ एक ही बोर्ड पे होगा तो पैड्स भी छोटे होंगे और आपको हम्म। बहुत कम जगह में बहुत सारी चीजें एक साथ फिट करनी होती हैं। तो काफी हम्म। सारे इसमें डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें पार्ट्स वही जाते हैं जो कंपनी ने बनाए हुए हैं। अगर आप किसी और कंपनी के पार्ट्स फिट करना चाहो तो शायद वो नहीं होंगे। और और दूसरी तरफ आ गया फ्री स्टाइल ड्रोन। हाँ, आपके फ्री फ्री स्टाइल वाले जो ड्रोन होते हैं, जो 5 इंच के प्रोपेलर साइज वाले होते हैं, उनको बनाना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। तो अगर आपको सोल्डरिंग आती है, थोड़ा बहुत आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के तार जोड़ सकते हैं और इंटरनेट पे देख के या फिर डॉक्यूमेंटेशन देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो आई थिंक आप 2-3 दिन में बना सकते हैं बड़े आराम से। टू स्टार्ट विद, लेट्स से मुझे एक ड्रोन बनाना है। आपने बोला कि अगर आप YouTube पे वीडियोस देख के आए हैं तो आपके लिए इजी होगा अगर 5 इंच बना रहे हैं। हाँ तो जी। YouTube पे कौन से चैनल्स हैं? ऑब्वियसली मेरा चैनल तो है ही, हाँ, ऑब्वियसली, बट और कौन से चैनल्स हैं जिसपे लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक FPV ड्रोन को बनाना? दो लोग हैं। एक तो हैं जोशुआ बार्डवेल अमेरिका से, तो उनका जो हम्म। वीडियो चैनल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उनको एक तरह से देखा जाए तो एफपीवी बनाने का और इसमें जो दिक्कतें आती हैं उनको ट्रबल शूट करने का गुरु माना जाता है। अच्छा। ये भाई एक कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुके हैं, तो इन्हें पता है कि लोगों को कैसे समझाया जाए। इनके वीडियोस हम्म। अच्छे खासे डिटेल में चीज़ों के बारे में बात करते हैं और एक ही चीज़ को लेकर के उसके बारे में सब कुछ समझाते हैं, क्या कैसे हम्म। करना चाहिए, क्या कैसे नहीं करना चाहिए, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है। हम्म। और ये वीडियोस हैं। दूसरे एक भाई साहब हैं ऑस्कार लियांग, उनकी वेबसाइट है, उन्होंने सब कुछ लिख रखा है।
तो उसमें आपको वीडियोस कम मिलेंगे, बट उसमें लिखा हुआ बहुत है। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और आप चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑस्कार लियांग। और कुछ भी ऐसा है जो आप बनाना चाहते हैं ड्रोन से रिलेटेड, एफपीवी ड्रोन से रिलेटेड, आपको इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर कुछ बहुत ही नया है तो हो सकता है आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़े, बट वो भी कवर कर लेंगे ये। इन दोनों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से इन चैनल्स पे जा सके और फॉलो कर पाए। सबसे पहले तो एक एफपीवी ड्रोन मुझे खुद बिल्ड करना है, तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मुझे आने चाहिए। दूसरा, विद राइट स्किल्स यू वुड नीड राइट इक्विपमेंट ऑल्सो। तो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मेरे पास होने चाहिए ताकि एक मैं बिना किसी टेंशन के एफपीवी ड्रोन बना पाऊं। तीसरा, ऑब्वियसली के कौन से पार्ट्स जनरली एक एफपीवी ड्रोन बनाने के लिए लगते हैं, उस पर आई थिंक टच बेस कर सकते हैं हम। तो देखिए, एफपीवी ड्रोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस तरह का ड्रोन चाहिए। एक बार आपने मन बना लिया कि मान लेते हैं मेरे को एक फ्री स्टाइल 5 इंच प्रोपेलर साइज वाला ड्रोन चाहिए, क्योंकि जब आपने पहली बार एफपीवी ड्रोन सर्च किया तो सबसे ज्यादा वही देखने को मिला। Correct. फिर आपने क्या किया कि भाई ये मेरे को ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, मैं देखता हूँ ये डिजाइन क्या कहता है, ठीक है, इस डिजाइन में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज मेरे हिसाब से ढूंढनी चाहिए वो होता है ड्रोन का बॉडी या फिर उसका फ्रेम। बिकॉज एक बार आपने फ्रेम पिक कर लिया तो उसके बेसिस पे आप बाकी सारी चीजें पिक कर सकते हो, एंड यू कैन डिसाइड कि ये इसमें फिट होता है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ रैंडमली खरीदा तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ उसमें कन्वीनियंटली फिट नहीं हो, और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कन्वीनियंस मैटर करेगा बहुत ज्यादा। मैंने जैसे एफपीवी फ्रेम सर्च किया तो सबसे ऊपर ऑब्वियसली ये नाज़गुल का आ रहा है, राइट। हाँ अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक पार्ट गूगल करूं, राइट। दूसरा ये है कि अब मुझे यही वाला मान लो ड्रोन बनाना है, इसी का हाँ। इक्विवेलेंट ड्रोन बनाना है, तो इस फ्रेम के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये पता करने का बेस्ट तरीका होता है कि आपको डिसाइड करना है ये कंपनी कौन सी बनाती है। उस कंपनी के प्रोडक्ट पेज पे जाइए, वहां पे उन्होंने एक रेडी टू फ्लाई मॉडल रखा होगा जिसमें सारे कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हैं वो डिटेल में लिखा होगा, और इसे आई फ्लाइट बनाती है। तो आप आई फ्लाइट के पेज पे जा सकते हो, तो वहां पे सब दिख जाएगा। और वहां पे अगर आपने फ्रेम भी खोला है तो दे विल सजेस्ट व्हाट ऑल गोज विद दैट। अदरवाइज आप रेडी टू फ्लाई ड्रोन देखो, इसमें देखो पूरा स्पेसिफिकेशन में नीचे जाओगे आप तो लिखा होगा कि फ्लाइट कंट्रोलर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर कौन सा है, वीडियो ट्रांसमीटर कौन सा सपोर्टेड है इसमें, मोटर्स कौन सी लगी हैं, प्रोपेलर्स कौन से हैं, और बैटरी कौन सी रिकमेंडेड है। तो ये एक्चुअली ये सही बात है। मेरा पहला 5 इंच का जो ड्रोन था, मैंने भी एक्चुअली गूगल पे एफपीवी ड्रोन सर्च किया था जब 5 इंच, तो सबसे ऊपर आई थिंक ये नाज़गुल इवोक किया था। तो ये ड्रोन बहुत बढ़िया बना था, बट अगेन जस्ट टू रीइटरेट ऑन उत्कर्ष भाई's वर्ड, इस फ्रेम का इनहेरेंटली डिजाइन एक इशू ये है कि इसमें एक सर्टेन टाइप का ही ईएससी और फ्लाइट कंट्रोलर बैठता है। आई थिंक ब्लिट्ज वाला फ्लाइट कंट्रोलर बैठता है, क्योंकि इसका डिजाइन एक स्पेसिफिक तरीके से बना हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई कंपोनेंट्स ले लेते हो और उनके साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं दूसरी चीजों को फिट बिठाने के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो लेट्स से मार्क 5 की बात करें, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है और इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें आप काफी तरह के कैमरे फिट कर सकते हो। इसके 3D प्रिंटेड वर्जन्स जो हैं वो अलग अलग तरह के कैमरे सपोर्ट करते हैं, तो वो चैलेंजेस कम होते हैं इसमें, बिकॉज बहुत पॉपुलर ब्रांड है गेपारसी, वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ठीक है, और इस वजह से इसके साथ लोगों ने काफी सारे 3D डिजाइन कर रखे हैं। सो गेपारसी मार्क 5 का आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन अगर 3D प्रिंट करने हैं तो। लाइक अगर आप O4 लगाना चाहते हो, O3 लगाना चाहते हो, नॉर्मल एनालॉग कैमरा लगाना चाहते हो, आप छोटा स्टैक लगाना चाहते हो, आप बड़ा स्टैक लगाना चाहते हो, आपको एंटेना माउंट किस तरह से चाहिए, आप जीपीएस पीछे लगाना चाहते हो, टॉप पे लगाना चाहते हो, आगे लगाना चाहते हो। हम लोग जीपीएस आर्म पे लगाते हैं, किसी भी आर्म पे, लेफ्ट या राइट। हाँ, मैंने देखा आपके डिजाइन में। कल ही हम एक ड्रोन चेक कर रहे थे, आई थिंक मैं और उत्कर्ष, मैं विशाल और सौरभ भाई एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे थे, तो आई थिंक जे करके एक बंदे ने आपसे ड्रोन बनवाया था, उसमें मैं देख रहा था आपने आर्म पे जीपीएस लगाया हुआ था। विशाल सर तूने पूछा भी था ना कि आर्म पे, तो मैं बोला था कि ये उत्कर्ष भाई का डिजाइन है। आर्म पे लगाने से क्या होता है, आपको क्लियर स्काई का व्यू मिलता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेरेंस से दूर रहता है। और मोटर से लोग कहते हैं इंटरफेरेंस होगा, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, पर वो उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज हम लोग बीटा फ्लाइट उड़ाते हैं और हमको कंपास नहीं चाहिए होता है। बराबर। सो बेसिकली आई थिंक आपको फ्रेम चूज करने से पहले सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो एक स्पेसिफिक फ्रेम में स्पेसिफिक अगर कंपोनेंट्स लगेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक फ्रेम ले लेते हैं और उसके जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो उसमें फिट होंगे, जैसे कि उत्कर्ष भाई ने बताया, वो नहीं मिलते हैं तो आप अटक जाएंगे। तो आई थिंक एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक ऐसा फ्रेम चूज करें जो एक जेनेरिक फ्रेम हो और उसमें बहुत सारे
कंपैटिबिलिटी मोटर्स की, AIO की, ESC की सब रहे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ ही है कि आई फ्लाइट करेक्ट। नेज़गुल के साथ ही मैंने ड्रोन ले लिया था, मेरा स्टैक जो है जल गया था। ये साला किसी भी वेबसाइट पे कहीं पे भी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था। और राइट नाउ, और ऑल्सो देखो, राइट नाउ भी ये बोल रहा है कि ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक। ये सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर है, स्टैक तो होगा ही नहीं है। हाँ I'm हाँ, pretty और sure। स्टैक तो शायद होगा ही नहीं। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होता सॉल्यूशन है। बेसिकली क्या है कि जो वेल नोन ब्रांड को ही अपन को कंसीडर करना चाहिए, कि अगर फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से सोचे तो? नहीं, देखिए क्या है ना कि हर ब्रांड जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रिलीज करता है जो उसके ही स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के साथ कंपैटिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टिकीनेस अभी के आप लिए। जैसे, हाँ, जैसे आई फ्लाइट आपने देखा, अभी ये वाला जो फ्रेम है वो स्पेसिफिक उसके लिए रहेगा। अभी आप किसी और का ब्रांड का देखेंगे, गैप आरसी का, तो गैप आरसी रेकमेंड करेगा कि वही मोटर्स यूज करो, गैप आरसी का ही स्टैक यूज करो। उनकी जो मोल्डिंग होगी, उनका जो फ्रेम होगा, उसकी जो कंपैटिबिलिटी, मतलब उसके जो स्क्रूज के होल्स होंगे, वो स्पेसिंग होगी, वो एग्जैक्टली उन्होंने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही बनाई होगी। उसमें दूसरे भी चल जाएंगे, लेकिन दे विल ऑलवेज रेकमेंड कि हमारी कंपनी का करोगे तो। क्योंकि दूसरी चीज इसमें ये होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आई फ्लाइट, गैप आरसी हो गया, ये सब हो गए, ये प्री ट्यून्ड आपको फाइल्स भी देते हैं। एक प्री ट्यून्ड फाइल्स भी देते हैं। तो वो प्री ट्यून्ड फाइल्स जो होती हैं वो उनके ही स्टैक के हिसाब से बनी होती है, उन्होंने ट्यून किया होता है। तो अभी आप मान लीजिए स्पीडीबी का स्टैक लगाओगे गैप आरसी में, तो चलने को तो चलेगा, उड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्यूनिंग हो सकता है उसकी डिफरेंट हो सकता है उसमें हर बोर्ड अलग होता है, हर मैन्युफैक्चरर अलग है। वो F7 के लिए बना होगा, हो सकता है आपका F405 हो कंट्रोलर, तो उसमें यूआर्ट्स अलग हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूआर्ट्स, तो कुछ एरर्स आएंगे आपको जब आप वो फाइल्स लोड करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चूज करना है कि अगर आपको एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ जाना है, विच इज वेरी इजी, विच इज द मोस्ट इजी थिंग, तो आप रेडी टू फ्लाई भी ले सकते हो, और खुद बिल्ड करके उन्हीं के रिकमेंडेड कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हो। ये सब अप्लाई मुझे लगता तब होता है जब अगर आप अपना पहला एफपीवी ड्रोन बना रहे हो, तो तब आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस जब आप 2-3 ड्रोन्स बना लोगे, उसके बाद ये पता लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस फ्रेम के साथ बैठेगा। एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस कर लोगे तो वो आसान हो जाएगा। Correct. तो अगेन, Correct. टू कंक्लूड दिस, हमारी एडवाइस यही है आपको कि आप जब भी अगर पहला ड्रोन बनाओ, तो जनरली जो चीज रेकमेंड कंपनी करती है, उसी वाले कंपोनेंट्स को यूज करके बनाओ, ताकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा इजी और सिंपल हो। तो उत्कर्ष भाई, अगला सवाल, अब अपन ने मान लो फ्रेम चूज कर लिया कि मेरे को इस स्पेसिफिक साइज का फ्रेम बनाना है। ऑब्वियसली हर तरह के फ्रेम का एक डिफरेंट पर्पस होता है, जिसके बारे में हम थोड़े टाइम में बात करेंगे। बट अब मान लो मैंने चूज कर लिया कि मेरे को ये साइज का फ्रेम बनाना है, लेट्स से 5 इंच बनाना है, तो बाय एंड लार्ज क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, जनरली कौन से हाई लेवल पे कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले चाहिए आपको एक फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम जो है आपका एक पूरा का पूरा, जैसे फ्रेम है तो फ्रेमवर्क है और बॉडी है, तो सब कुछ कहाँ कैसे लगेगा वो फ्रेम डिक्लेयर करता है। तो वंस यू हैव द फ्रेम, यू हैव द स्ट्रक्चर रेडी। अब उस स्ट्रक्चर में कहाँ क्या लगना है वो आगे डिसाइड करने के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोटर्स हैं, मोटर्स वो हैं जो आपके प्रोपेलर्स को घुमाएंगे और आपका ड्रोन को उड़ने में हेल्प करेंगे। तो आपके जो चार थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा बेसिकली, जो आपके फ्रेम के 4 डंडे होंगे उन पे वो मोटर्स लगेंगी, ठीक है। फिर इन मोटर्स के साथ आपको प्रोपेलर लगाने पड़ेंगे जो कि घूमेंगे मोटर के साथ और हवा को नीचे भेजेंगे, जिससे कि आपका ड्रोन ऊपर जाएगा, है ना। फिर आपको जो आपकी मोटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगेगा जो बैटरी से पावर लेगा और मोटर्स को देगा। पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर कौन सी मोटर को कब कितनी पावर देगा वो बताने के लिए एक फ्लाइट कंट्रोलर लगेगा, ठीक है। और वो जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो मोटर्स को कैसे बिहेव करने के लिए क्या बताए और कब बताए वो बताने के लिए आपको क्या लगेगा, रेडियो कंट्रोलर और उसका रिसीवर, ठीक है। सो रेडियो कंट्रोलर बेसिकली ऐसा दिखता है, जैसे हमारा रेडियो मास्टर बॉक्सर है, रेडियो कंट्रोलर ऐसा दिखता है। ये हर शेप और साइज में आते हैं। ये एक एफपीवी ड्रोन है, तो आपको फर्स्ट पर्सन व्यू के लिए कैमरा भी लगाना पड़ेगा। जो कैमरा है उससे जो वीडियो आएगा, उस वीडियो को आपको अपने पास ट्रांसमिट कराने के लिए वीडियो ट्रांसमीटर भी लगेगा। अब ये कैमरा और वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मोटर्स में बहुत सारे साइजेस और बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। फ्लाइट कंट्रोलर और ESC का कॉम्बो जो एक आता है जिसे स्टैक कहते हैं, वो भी अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग करंट रेटिंग के आते हैं, अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर वाले भी आते हैं। स्टैक तो बेसिकली यही हुआ ना कि एक फ्लाइट यूनिट में आपका फ्लाइट कंट्रोलर और ESC एक यूनिट में होगा। हाँ, तो ये वैसा हो सकता है ना कि भाई आपको एक सेट मिल रहा है, उस सेट में पता है ये दोनों 100% कंपैटिबल हैं और एक सेट की तरह मिलते हैं।
आप करेक्ट। पैसे बचाने के लिए दोनों अलग अलग खरीद सकते हो, पर फिर आपको वायरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ESC और फ्लाइट कंट्रोलर अलग अलग लोगे ना तो यूजुअली वो महंगा ही पड़ता है। और स्टैक अगर आप लेते हो तो इट्स लाइक अ कॉम्बो। तो कॉम्बो डील अगर आप देखो, मैकडी में जाते हो कॉम्बो लेते हो सस्ता पड़ता है, इंडिविजुअल लोगे तो महंगा पड़ेगा। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी गलती ना कीजिए, कॉम्बो खरीदिए। तो आई गेस अपन ने ड्रोन के पार्ट्स के रिगार्डिंग तो सारी बात कर ली कि ये पार्ट्स ये होता है, ये उसकी बॉडी वगैरह। लेकिन आई गेस एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, गॉगल्स। तो गॉगल्स के बारे में आप बताएं कि किस स्पेसिफिक मॉडल के लिए कौन सा गॉगल सही रहता है। देखिए, गॉगल्स जो आपको खरीदना है वो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम पर डिपेंड करेगा, आप कौन सा कैमरा और कौन सा वीडियो ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो। तो मोटा मोटा इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन हमारे पुराने टीवी जैसा होता है, थोड़ा बहुत झिलमिलाता है, उसमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा डिजिटल FPV ट्रांसमिशन, जिसमें आपको गॉगल उसी कंपनी के लेने पड़ेंगे जिस कंपनी का आपका कैमरा एंड ट्रांसमिशन सिस्टम है, बिकॉज वो जो वीडियो सिग्नल होता है वो एनकोडेड होते हैं और वो उसी सिस्टम के साथ काम करते हैं जिस सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि DJI के गॉगल्स DJI के कैमरे और ट्रांसमिशन के साथ काम करेंगे, HD0 वाले HD0 के साथ काम करेंगे, वॉक्सनेल वाला वॉक्सनेल के साथ काम करेगा, और ये तीनों डिजिटल है, ये तीनों क्रॉस कंपैटिबल नहीं है। एनालॉग इज लाइक पुराना जमाने का ओपन टीवी, एंटेना लगाया, सिग्नल आया, जिसको मिला उसने देखा। तो आई गेस अपन ने सारे पार्ट्स के रिगार्डिंग तो बात कर ली, उसके गॉगल्स के रिगार्डिंग बात कर ली, कैमरा के रिगार्डिंग बात कर ली। अब इनको सबको असेंबल करने के लिए टूल्स वगैरह क्या क्या लगते हैं?